हेलो नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि भारत के भूगोल में हम लोग जो है भारत में परिवहन पे बात कर रहे थे, तो आज का टॉपिक रहेगा भारत में जल परिवहन। जल परिवहन क्या होता है? जैसे हम सड़कों के द्वारा आवागमन के लिए मार्ग बनाते हैं, रेल परिवहन के अंतर्गत रेल की पटरियाँ बिछा के आवागमन के लिए मार्ग बनाते हैं, ऐसे जो है समुद्रों में या किसी नदी में, किसी नहर में आने जाने के लिए जो है छोटी छोटी पानी के जहाज़ों के सहारे हम आते जाते हैं, या महासागरों में बड़ी पानी के जहाज़ों के सहारे आते जाते हैं। तो इसी के अंतर्गत आता है हमारा जल परिवहन। तो जल परिवहन जो है सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जल मार्गों के द्वारा आवागमन, जल मार्गों के द्वारा आवागमन क्या कहलाता है? जल परिवहन कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? ये कहलाता है जल परिवहन। जल परिवहन के अंतर्गत दो प्रकार की सड़कें आती हैं। इसमें दो प्रकार की मार्ग आते हैं, सड़क नहीं भाई, दो प्रकार के मार्ग आते हैं। पहला होगा आंतरिक जल मार्ग, पहला होगा आंतरिक जल मार्ग। पहला कौन सा होगा? आंतरिक जल मार्ग होगा। और यह आंतरिक जो जल मार्ग होता है ना, ये आंतरिक जल मार्ग किस पर बनाया जाता है? तो आंतरिक जल मार्ग जो होता है ये छोटे छोटे नदी नाले इन सब पे बनाया जाता है। तो ये जो है नदियों पर या किसी नहर में, ठीक है ना, या झील आदि में बनाया जाता है, झील। और अगली बात, ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की सुविधा देता है, या एक स्थान से राज्य के भीतर किसी स्थान पर जाने की सुविधा देता है। तो ये जो है राज्य में, राज्यों के अंदर आवागमन की सुविधा देता है। राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आप आ जा सकते हैं, ऐसी सुविधा होती है। दूसरा होता है बाह्य जल मार्ग। बाह्य जल मार्ग, बाह्य जल मार्ग जो होता है ये भैया कहाँ बनाए जाते हैं? ये बनाए जाते हैं समुद्र पर। भारत के जो तट हैं उनके किनारे जो है वहाँ पर बंदरगाह बना के और वहाँ से विदेशों को जाने के लिए बड़ी बड़ी पानी के जहाज़ों का सहारा लिया जाता है। उसको बोला जाता है बाह्य जल मार्ग। ये किस लिए होते हैं? ये विदेशी मार्ग होते हैं, विदेश जाने के मार्ग होते हैं, विदेश आवागमन के मार्ग हैं, आवागमन के मार्ग। आई बात समझ में? और क्या बात याद रखना है यहाँ से? और एक बात ये याद रखना है कि ये जल परिवहन जो होता है, जल परिवहन ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन है। विदेशी व्यापार में, विदेशी व्यापार में इसका सर्वाधिक योगदान है, इसका सर्वाधिक रोल है, सर्वाधिक योगदान है, सर्वाधिक योगदान है किसका? इस मार्ग का। ठीक है, सबसे सस्ता साधन है, क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है जैसे मान लीजिए यहाँ से कहीं विदेश जाना है तो आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए, 2-4-6 महीने का समय होना चाहिए, तो आप जा सकते हैं। परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा होगा? वायु परिवहन, क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। और सबसे सस्ता साधन कौन सा होगा? जल परिवहन। ठीक है ना, क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा आगे हम बात करें तो आंतरिक जलमार्ग की बात करते हैं पहले, कि आंतरिक जलमार्ग कौन सा है भारत में पहला, और कहाँ से कहाँ तक ये जोड़ता है। चलिए भाई, आंतरिक जलमार्ग की अगर बात करें तो इसमें जो है राष्ट्रीय जलमार्ग आते हैं, इसमें क्या आते हैं? नेशनल वाटरवे आते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग आते हैं। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग, यही याद रखना है, बाकी आपको
बंदरगाहों से संबंधित सवाल याद रखने हैं। भारत में पहला नेशनल वाटर वे कौन सा है? नेशनल वाटर वे जो है या राष्ट्रीय राजमार्ग जिसको हम बोल सकते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग बोल सकते हैं। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटर वे संख्या 1। भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटर वे 1 है। ये कहाँ से कहाँ बना हुआ है? तो ये भैया देख रहे हो, ये जो है प्रयागराज है, प्रयागराज से हाल्दिया तक, प्रयागराज से हाल्दिया पश्चिम बंगाल में है, कलकत्ता के पास, कलकत्ता पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 1986 में बनाया गया था। और इसकी लंबाई कितनी है भाई? लंबाई है 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर। 1986 में निर्माण हुआ है। लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो प्रयागराज से हाल्दिया तक। किस नदी पर बनाया गया है? तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी जो जा रही है ये नदी कौन सी है? तो ये नदी है गंगा नदी। ये नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, निर्माण कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। किस नदी पर? गंगा नदी पर। लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर। प्रयागराज से हाल्दिया तक जाने के लिए, पश्चिम बंगाल कोलकाता तक जाने के लिए आप इस जल मार्ग से जा सकते हो। तो ये होता है आंतरिक जलमार्ग। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवागमन के लिए बनाए जाते हैं। किसी नदी पर बनाए जाएंगे, किसी नहर में बनाए जाएंगे, या कोई झील होगी वहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए अब हम बात करते हैं बाह्य जलमार्गों की। बाह्य जलमार्ग में बड़े बड़े बंदरगाह आते हैं, जहाँ से विदेशों के लिए हवाई जहाज़ के साथ साथ पानी की जहाज़ें भी वहाँ से जाती हैं, है ना। चलिए देखते हैं। देखो अगला आएगा जो है बाह्य जलमार्ग। बाह्य जलमार्ग, बाह्य जलमार्ग जो होते हैं ये कहाँ बनाए जाते हैं? ये समुद्र पर बनाए जाते हैं। इसमें क्या होगा? इसमें जो है जो भारत के तट वाले राज्य हैं, 9 राज्य हैं, वहाँ उनके तटों पर बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए हैं, बड़े बड़े सी पोर्ट बनाए गए हैं, जहाँ से जो है पानी की जहाज़ों के द्वारा विदेशों में जो है व्यापार होता है, आवागमन की सुविधा दी गई है। तो इसमें जो है भारत के तटीय राज्यों में बंदरगाहों को बनाकर, बंदरगाह का मतलब सी पोर्ट को बनाकर आवागमन की सुविधा दी जाती है। आवागमन की सुविधा दी जाती है। आवागमन की सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो ऐसे भारत के कितने राज्य हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं, और 9 राज्यों में जो है 13 बड़े बंदरगाह हैं। ठीक है, तो लिखिएगा तटीय राज्य कितने हैं? 9। और इन 9 राज्यों में 13 कितने भैया? 13 बड़े बंदरगाह हैं। समझ पा रहे हैं हमारी बात? बड़े, छोटे तो बहुत सारे हैं, छोटे बंदरगाह देखा जाएगा, छोटे सी पोर्ट बहुत सारे हैं, लेकिन बड़े अगर सी पोर्ट की बात की जाए तो भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 हैं। सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा सी पोर्ट, सर्वाधिक बंदरगाह जो है, इसको सी पोर्ट कहते हैं, किस राज्य में है? तो ये है 3 है तमिलनाडु में। किस राज्य में है? 3 तमिलनाडु में। क्लियर? चलो अब हम भारत के मैप के माध्यम से देखते हैं कि कौन सा पूर्वी तट पर है, कौन सा पश्चिमी तट पर है और नाम क्या है। चलिए तो भारत का मैप बनाते हैं।
देखो भाई, गुजरात की अगर बंदरगाहों की हम बात करें तो यहाँ पर है खंभात की खाड़ी में, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, या इसी को बोलते हैं कांडला बंदरगाह। इसको क्या बोलेंगे? कांडला बंदरगाह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक है मुंबई और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, या इसको बोलते हैं नहावा सोवा बंदरगाह। नहावा सोवा, ठीक है। नहावा सोवा मतलब यही वाला बंदरगाह, ये वाला। गोवा में तुरंत जान जाओगे, मार्मा गोवा। गोवा में कौन सा है? मार्मा गोवा। मार्मा गोवा कहाँ पर है? गोवा में। मार्मा गोवा कहाँ पर है? गोवा में। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलौर। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलौर। न्यू मंगलौर, कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलौर, याद रखिएगा इसको। कर्नाटक में न्यू मंगलौर, न्यू मंगलौर, ठीक। केरल में कोच्चि। केरल में जो है कोच्चि, कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह, ठीक है, दिख रहा होगा आई होप। बताइए, चलो आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में 3 हैं। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं? 3 हैं। यहाँ पर जो है एक, यहाँ पर चेन्नई, यह है तूतीकोरिन, चेन्नई तूतीकोरिन, ठीक है। और इधर आएगा एन्नौर। एन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर, ये 3 कहाँ पर हैं? ये 3 की तीनों हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश में कौन सा होगा? विशाखापत्तनम। उड़ीसा में देखिएगा, उड़ीसा में है पारादीप। कौन सा है? पारादीप। कौन सा है? पारादीप। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, एक कोलकाता और दूसरा हाल्दिया। हाल्दिया, या इसी को कोलकाता भी कहते हैं, क्योंकि कोलकाता और हाल्दिया लगभग सटा हुआ है यहीं बगल में, ठीक है। और एक यहाँ अंडमान निकोबार में है। एक यहाँ जो है अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार बंदरगाह, इसका कोई नाम ऐसे नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसमें आप देख पा रहे होंगे 1 2 है ना, एक ये है, एक ये है। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये कुल मिलाकर 13 बड़े बंदरगाह जो है ये भारत के तटों पर स्थित है। अब आपको तटों के नाम जानने हैं, कौन सा सबसे गहरा बंदरगाह है, कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अगर ऐसे पूछेगा कि सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा बंदरगाह, तो कौन सा होगा? यही होगा।
सबसे बड़ा बंदरगाह जो है कौन सा होगा, तो जवाहरलाल नेहरू। सबसे बड़ा प्राकृतिक अगर कह देगा, सबसे बड़ा प्राकृतिक, सबसे बड़ा नेचुरल बंदरगाह, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तो मुंबई हो जाएगा। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा, तो ये सबसे बड़ा प्राकृतिक वाला कौन सा है भाई, तो ये है मुंबई। ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपसे पूछेगा तो ये होगा, सबसे गहरा, सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा होगा, तो ये होगा विशाखापत्तनम। सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, तो चेन्नई। सबसे पुराना, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा होगा, तो ये होगा चेन्नई। ठीक है। अब देखो ये सर इधर जो पश्चिम तट है, ये भारत का पश्चिम तट है और ये पूर्वी तट है। ठीक है ना। तो पूर्वी तट पर जो भी बंदरगाह बनाए गए हैं ये कहीं ना कहीं यहाँ गहराई कम होने के नाते ज़मीन को काट कर बनाए गए हैं, जबकि ज़्यादातर जो प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो किस तट पर है, तो इधर तट पर है, पश्चिमी तट पर। ठीक है ना। कारण क्या है, तो नदियों वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट के नाते जो भी नदी यहाँ से निकलती है तो यहाँ डेल्टा नहीं बनाती है, इसलिए यहाँ तत्काल गहराई मिल जाती है। यहाँ डेल्टा बनाने के नाते यहाँ किनारे किनारे गहराई कम है, तो इधर जो भी बंदरगाह बनाने होंगे तो वहाँ से थोड़ा सा ज़मीन काट के तब वो बंदरगाह बनाना होगा, जबकि यहाँ पर नेचुरल बंदरगाह मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक आपको गहरा स्थान मिल जाता है ताकि पानी के जहाज़ यहाँ किनारे तक आराम से आ सकें। ठीक है। कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, क्योंकि यहाँ पर ज्वार भाटा आते रहते हैं ना, समुद्र की लहरें जब जाती हैं ज्वार वापस आती है तो भाटा, तो ये जो है एक ज्वारीय बंदरगाह है, इसको भी आप याद रखोगे। एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो वो है आपका कांडला या पंडित दीनदयाल उपाध्याय। क्लियर हुई बातें भाई साहब, बताइए समझ में आई सारी चीज़ें। चलो कोई दिक्कत होगी तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी इसको आप अच्छे से तैयार करते रहिए। ठीक भाई, थैंक यू सभी को।